इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 6, जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, जिसमें हम अपना डिस्कशन सिर्फ सॉलिड मेटालिक कंडक्टर पर ही रिस्ट्रिक्ट करेंगे। उसके अलावा हम किसी प्रकार के कंडक्टर को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अब इसमें पॉइंट वाइज डिस्कशन करेंगे। जैसे हम पहला पॉइंट ले रहे हैं, इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो, यानी कि कंडक्टर के अंदर जब कोई करंट फ्लो नहीं करता है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहती है। इसे हम ऐसा समझ सकते हैं कि अगर मान के चलो कंडक्टर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को या फ्री चार्ज कैरियर को ड्रिफ्ट कराती यानी कि करंट प्रोड्यूस होता कंडक्टर के अंदर। लेकिन यहाँ पर हमने बात किया कि कोई करंट नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही करंट को फ्लो कराने में मदद कर रही है। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं क्या है, एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट, यानी कि चार्ज कंडक्टर की सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल ही निकलेंगी, सरफेस के नॉर्मल ही रहेंगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के नॉर्मल नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं होगी, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई नॉन जीरो कंपोनेंट सरफेस के अलोंग एक्ट करेगा और वो नॉन जीरो कंपोनेंट करंट को प्रोड्यूस कराने में या इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट कराने में मदद करेगा, यानी कि स्टैटिक कंडीशन में ही इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है स्टैटिक कंडीशन में। इसलिए हम कह सकते हैं एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। अब हम बात करेंगे द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक सिचुएशन। इसको समझने के लिए हम कंडक्टर के अंदर कोई गॉसियन सरफेस एज्यूम कर सकते हैं। जैसा कि हम पहले पॉइंट में ही पढ़ चुके हैं कि कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी कि उस गॉसियन सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं जाएगी या अंदर नहीं आएगी। अब जब इस केस में ऐसा होगा तो यानी कि गॉस लॉ के अकॉर्डिंग उस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज जीरो होगा। जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग चार्ज जीरो हुआ। इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक सिचुएशन। स्टैटिक सिचुएशन में कंडक्टर के अंदर कोई एक्सेस चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू एज इनसाइड ऑन इट्स सरफेस। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, यानी कंडक्टर के पास जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की इनसाइड वही वैल्यू आउटसाइड भी होगी। थ्रू आउट द वॉल्यूम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, यानी वैल्यू चेंज नहीं होती है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है और कंडक्टर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस होती है, यानी कि अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर के अंदर मूव करा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, तो हमें कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा उसे मूव कराने में। और अगर हम कंडक्टर के बाहर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करा रहे हैं तो अभी हमें कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस है, यानी कि वर्क कोई हमें करना नहीं पड़ रहा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने के लिए, यानी कि पोटेंशियल कांस्टेंट है। जब पोटेंशियल कांस्टेंट होता है तो हमें कोई वर्क करना नहीं पड़ता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने में। पोटेंशियल होता है वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब आगे देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ a charged conductor is E equal to sigma upon epsilon naught n cap, जहां पर सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, n कैप है यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन। इसका प्रूफ हम गॉस लॉ में पढ़ चुके थे, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 4 में था। इसको हमने डेराइव भी किया था गॉस लॉ से, कैसे E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट n कैप आता है। आप चाहें तो दोबारा से वो चीज देख सकते हैं। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है। शील्ड का मतलब होता है कवच। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से बचाने के लिए एक कवच टाइप का बन रहा है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब ये होता क्या है, इसका एक केस हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 4 में देख चुके थे, जिसमें स्फेरिकल सेल के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो प्रूफ किया था।
यानी स्फेरिकल सेल के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिकली सील्ड होता है स्फेरिकल सेल। अब हम कंडक्टर के केस में बात करते हैं। कंडक्टर जब चार्ज होता है या फिर इंडक्शन के थ्रू चार्ज होता है, उस केस में कंडक्टर का सारा चार्ज उसकी आउटर सरफेस पर रिसाइड कर जाता है, यानी कि सारा चार्ज आउटर सरफेस पर चला जाता है, अंदर कोई चार्ज नहीं रहता है। जब अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा तो अंदर गॉस लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी, इसलिए हम कह सकते हैं द फील्ड इनसाइड द कैविटी इज ऑलवेज जीरो। यानी कि अगर हम कोई कैविटी मानते हैं कंडक्टर के अंदर या कोई कैविटी क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहती है। इसको कह सकते हैं कि कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिकली सील्ड है। अब नेक्स्ट टॉपिक है डाई इलेक्ट्रिक्स। डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट देखते हैं, डाई इलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस। यानी कि डाई इलेक्ट्रिक कोई कंडक्टर नहीं होते हैं, वो नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं। इन डाई इलेक्ट्रिक फ्री मूवमेंट ऑफ चार्जेस इज नॉट पॉसिबल। यानी कि डाई इलेक्ट्रिक के अंदर कंडक्टर की तरह चार्ज एक प्लेस से दूसरी प्लेस फ्रीली मूव नहीं कर सकता, इसकी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। द एक्सटर्नल फील्ड इंड्यूसेस डाइपोल मूवमेंट बाय स्ट्रेचिंग और रीओरिएंटिंग मॉलिक्यूल ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक। जब हम डाई इलेक्ट्रिक के अलोंग कोई एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं तो वो डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस करता है। कैसे इंड्यूस करता है? स्ट्रेच करेगा मॉलिक्यूल को या फिर रीओरिएंट करेगा मॉलिक्यूल को। इस स्ट्रेचिंग और रीओरिएंटिंग के थ्रू डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस होता है। अब बात करते हैं, द कलेक्टिव इफेक्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूल डाइपोल मूवमेंट इज नेट चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक व्हिच प्रोड्यूस अ फील्ड दैट अपोजेस द एक्सटर्नल फील्ड। इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूलर डाइपोल मूवमेंट का जो कलेक्टिव इफेक्ट होता है वो हम कैसे देख सकते हैं। वो कलेक्टिव इफेक्ट होता है जो डाइइलेक्ट्रिक की सरफेस होती है उस पर चार्ज क्रिएट होता है, यानी कि वो चार्ज जो इंड्यूस होगा वो डाइइलेक्ट्रिक के अंदर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करेगा जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी। Unlike in a conductor, however, the opposing field so induced does not cancel the external field, it only reduces it. कंडक्टर के केस में इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देती है, लेकिन डाई इलेक्ट्रिक के केस में ऐसा नहीं होता। डाई इलेक्ट्रिक के केस में जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हुई है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को पूरी तरह कैंसिल नहीं करेगी, वो कुछ हद तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर सकती है। इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑफ ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल आर डिस्प्लेस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में अगर हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल लेते हैं जैसे H2 है, O2 है, इसमें भी अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उस केस में भी पॉजिटिव चार्ज अलग डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है, नेगेटिव चार्ज अलग डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है। पॉजिटिव चार्ज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है, नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेस होता है। द नॉन पोलर मॉलिक्यूल दस डेवलप एंड इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट। इस प्रकार से नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट डेवलप हो जाता है। द डाइइलेक्ट्रिक इज सेड टू बी पोलराइज्ड बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि डाई इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू पोलराइज्ड हो सकती है। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल नॉन पोलर मॉलिक्यूल के। पहले हम समझ लेते हैं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता क्या है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जहाँ पर होगा वहीं पर नेगेटिव चार्ज का भी सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करेगा। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में कोई परमानेंट डाइपोल मूवमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। अब हम बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूल की। पोलर मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड होते हैं। इस केस में परमानेंट डाइपोल मूवमेंट एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है। पोलराइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले देखते हैं पहला पॉइंट, When an external field is applied, the individual dipole moment tends to align with the field. यानी कि जब हम कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं
तो इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट्स जो मॉलिक्यूल्स के होते हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। When summed over all the molecule, there is a net dipole moment in the direction of external field, that is dielectric is polarized। जब हम हर एक मॉलिक्यूल को सम अप कर देते हैं, यानी कि एक मॉलिक्यूल की बात ना करके पूरे टोटल ओवरऑल जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनकी बात करते हैं, उनको सम अप कर देते हैं, तो उनका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। इसको हम कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक इज पोलराइज्ड। इस केस में डाइलेक्ट्रिक आपका पोलराइज हो चुका है। द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ टू म्यूचुअली अपोजिट फैक्टर। द डाइपोल पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड टेंडिंग टू अलाइन द डाइपोल विद द फील्ड एंड थर्मल एनर्जी टेंडिंग टू डिस्टर्ब अलाइनमेंट। यानी डाइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन किस एक्सटेंट तक हो रहा है वो दो म्यूचुअली अपोजिट बातों पर डिपेंड करता है। पहली बात क्या है? द डाइपोल पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड टेंडिंग टू अलाइन द डाइपोल विद द फील्ड। यानी कि डाइपोल की एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होने में मदद करती है, इससे पोलराइजेशन इंक्रीज हो जाता है। और दूसरी बात क्या है? थर्मल एनर्जी टेंडिंग टू डिसरप्ट द अलाइनमेंट। और डाइलेक्ट्रिक की एक थर्मल एनर्जी भी होती है, वो थर्मल एनर्जी पोलराइजेशन को डिसरप्ट करती है, पोलराइजेशन में एक रुकावट पैदा करती है, जिस कारण पोलराइजेशन की एक्सटेंट डिक्रीज हो जाती है। देयर में बी इन एडिशन द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इफेक्ट एज फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल में कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसके पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के सेंटर कोइंसाइड करते हैं। इसलिए इस केस में एक्सटर्नल फील्ड जब हम अप्लाई करते हैं तो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है। जनरली द अलाइनमेंट इफेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर पोलर मॉलिक्यूल। जनरली जो अलाइनमेंट इफेक्ट की हम बात करते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है पोलर मॉलिक्यूल के लिए, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल में परमानेंट डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करते हैं तो वो अलाइन होने में मदद करता है। ये डायग्राम है। पहला नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करते हैं। और ये दूसरा है पोलर मॉलिक्यूल के लिए। पोलर मॉलिक्यूल के केस में डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी की वजह से अलाइनमेंट होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, उसकी वजह से पोलराइजेशन होता है। यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाला कि चाहे पोलर मॉलिक्यूल हो या नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, तो दोनों के केस में नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन एंड इट इज डिनोटेड बाई P। अब पोलराइजेशन की डेफिनेशन यहाँ पर निकल के सामने आ गई। द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, जो डाइपोल मोमेंट है एक यूनिट वॉल्यूम में कितना है उसको बोलते हैं पोलराइजेशन, और वो P से डिनोट किया जाता है। फॉर लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक, that is dielectric, for which induced dipole moment is in the direction of the field and is in proportional to the field strength। यहाँ पर बात कर रहे हैं लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक की। ऐसे डाइलेक्ट्रिक जिसमें इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट फील्ड के डायरेक्शन में होता है और फील्ड के स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उन डाइलेक्ट्रिक्स को हम लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। यहाँ पर पोलराइजेशन चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो P इजकल टू जाई ई। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने जाई ई लगाया है, वेयर जाई इज द कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक एंड इज नॉन एज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। जाई ई है, इसको हम कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक भी बोल सकते हैं, यानी कि ये डाइलेक्ट्रिक की कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करता है ये टर्म, और इसको हम कॉमनली जानते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के टर्म से। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी को जाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। द पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक इज इक्विवेलेंट टू टू चार्ज्ड सरफेस विद इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी से सिग्मा p एंड माइनस सिग्मा p क्लियरली। द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दीज सरफेस चार्ज अपोजेस द एक्सटर्नल फील्ड।
जो पोलराइज्ड डाइइलेक्ट्रिक होता है उसके केस में दो सरफेस होती हैं, दोनों सरफेस पे एक पर माइनस सिग्मा बी एक पर प्लस सिग्मा बी की चार्ज डेंसिटी इंड्यूस हो जाती है। और इन सरफेस चार्ज डेंसिटीज की वजह से, यानी कि आप देख सकते हैं कि एक प्लेट पर माइनस चार्ज आ गया, दूसरी प्लेट पर प्लस चार्ज आ गया, तो इस माइनस और प्लस चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनली इंड्यूस होगी जो पॉजिटिव से निगेटिव की डायरेक्शन में जाएगी। यानी कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करेगी। और P यहाँ पर पोलराइजेशन की डायरेक्शन है जो कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के इक्विवेलेंट है। आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।